नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे काव्य के भेद। काव्य के कितने भेद होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसको इसमें जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानें कि प्राचीन काल में, कब? प्राचीन काल में काव्य का अर्थ साहित्य हुआ करता था। हम वर्तमान में जिस काव्य को कहते हैं काव्य, वो ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो भी लिखा जाता, चाहे वह गणित का सूत्र ही क्यों ना हो, विज्ञान का सूत्र ही क्यों ना हो, सारा कुछ साहित्य में आता था और उसी साहित्य को काव्य कहते थे। उसी साहित्य को काव्य कहते थे। इसलिए सारा कुछ जो लिखा जाता था वो काव्य में समाहित हो जाता था। तो इस हिसाब से काव्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक तो दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है? जिसको प्रस्तुत किया जाए तो देख कर जाना जा सके। जैसे नाटक को पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन नाटक पढ़ने के लिए नहीं, देखने के लिए रचा गया होता है। प्रकरण आदि जिनको देखकर। और एक बात और, प्राचीन काल में गद्य का विधान ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जो भी लिखते थे काव्य में लिखते थे। नाटक भी काव्यात्मक हुआ करते थे। खैर, अलग बात है, बाद में धीरे धीरे बदलते गया। तब भी नाटक वगैरह, नाटक प्रकरण वगैरह जो है श्रव्य काव्य में आएगा, दृश्य काव्य में आएगा। और आगे देखते हैं श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य का अर्थ है जिसको पढ़कर या सुनकर जाना जा सके, सुनकर आनंद लिया जाए, देखकर नहीं, सुनकर। तो दृश्य काव्य को तितने में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको उसकी शाखा प्रशाखा में आगे नहीं बढ़ना है। तो श्रव्य काव्य में आए तो श्रव्य काव्य में दो विधा होते हैं उनके। एक तो गद्य है और दूसरा पद्य है, या ऐसा कह सकते हैं पहला पद्य दूसरा गद्य। तो पद्य और गद्य। तो गद्य वर्तमान में जो हम कहानी, एकांकी, उपन्यास इत्यादि जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, यह गद्य में आता है। इसके बाद हम देखें तो पद्य। तो पद्य में जिसको हम वर्तमान में काव्य कहते हैं, वही पद्य है। अब इसमें और क्या देखें तो पद्य के कितने भेद होंगे? तो पद्य के होंगे, या काव्य कहें इसको तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या है, इसको जरा समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध काव्य क्या है। प्रबंध काव्य में एक कहानी चलती है। प्रायः ये चरित्र काव्य होते हैं, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम की कहानी चल रही है। राम जनकपुरी गए, धनुष तोड़े, सीता से विवाह हुआ, वापस अयोध्या लौटे, एक कहानी चलेगी। आल्हा खंड, आल्हा उद्दल की कहानी चलेगी। इस तरह से प्रबंध काव्य। और उसके पदों को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दें तो उसकी कथा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मान लिया जो 10वें क्रमांक पर जो दोहा है, तो उसको हम 7वें में कर दें, 7वें को 11वें में कर दें, तो कथा बिगड़ जाएगी, क्रम बिगड़ जाएगा, ठीक से अर्थ नहीं निकलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो चारों जो है इस कथा के बाद ये इस कथा के बाद ये, इस कथा के बाद ये जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक
एक दूसरे से संबंधित हैं। ये है प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य की कथा, मान जाए 10 पृष्ठ की कथा है और 10 पृष्ठ में 10-10 दोहे हैं या चौपाई है या कवित्त हैं, तो एक दूसरे से संबंधित है। कोई एक को हटा देंगे तो कथा बिगड़ जाएगी, बिल्कुल क्रमबद्ध। अब उसके बाद हम इसके भी भेद को देख ही लें, फिर मुक्तक काव्य की ओर चलें। तो महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य क्या है? महाकाव्य के लिए कई एक मानक तय किए हुए हैं। महाकाव्य और खंड काव्य की प्रकृति तो ज्यों का त्यों है, लेकिन महाकाव्य के लिए कम से कम 8 सर्ग हों, 8 अध्याय। एक अपवाद है रामचरितमानस जिसमें 7 अध्याय हैं। कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया हो, दोहा, चौपाई, सोरठा, लाला, गीतिका, हरिगीतिका वगैरह वगैरह, कई प्रकार के छंदों को उपयोग किया गया हो। कई प्रकार के रसों का वर्णन हो। तो इस तरह से रस, छंद, अलंकार, सर्ग इत्यादि जो मानक हैं, वो सबको जो पूर्ण करता हो वह है महाकाव्य। रामचरितमानस महाकाव्य है, कमायनी महाकाव्य है, इस प्रकार के महाभारत, रामायण वगैरह सब महाकाव्य हैं। खंड काव्य, खंड काव्य क्या है? तो खंड काव्य है, ये महाकाव्य जैसा लंबा तो ना हो, 7-8 अध्याय का ना हो, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय का हो, या एक ही अध्याय में हो किंतु उसकी कहानी पूरी हो, तो ये खंड काव्य है। मान लेते हैं कि रामचरितमानस ना होता, केवल सुंदरकांड ही होता, तो सुंदरकांड केवल हनुमान के कहानी है, अलंका कैसे दहन किए उसके, तो उसको खंड काव्य कह देते, किंतु वो एक अध्याय है। अब हम आते हैं मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य क्या है? तो प्रबंध और मुक्तक में भेद को जान लेने से मुक्तक काव्य को हम समझ सकते हैं। क्या होता है कि मुक्तक में एक छंद जो है, मान लिया जाए 4 दोहा है, तो पहला दोहा, दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, चौथा दोहा, हम किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं। एक दोहा का अर्थ उसी दोहे में है, उसका संबंध पहले दोहे का अर्थ दूसरे दोहे से बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बिहारी के दोहे कहें कि पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चौपास, नित प्रति पुण्योई रहत आनंद ओप उचास। अब उसके नीचे मान जाए लिखा है कि जखई बिलखी दूर जात जल लखी जल जात लजात, तो इसका और उसका दोनों में आपस का कोई संबंध नहीं है। पहला को तीसरा, तीसरा को दूसरा, दूसरा को चौथा कर दें तो कोई समस्या नहीं है। एक छंद या एक पद अपने आप में पूर्ण हो, 2 पंक्ति का भी एक पद हो सकता है, 4 पंक्ति का भी, अलग अलग छंद के अनुसार, तो वो एक पद अपने आप में पूर्ण अर्थ देते हों, उसका किसी दूसरे पद से कोई संबंध ना हो, तो उसको कहेंगे मुक्तक काव्य। आप प्रायः YouTube में कविगण से कविता सुनते होंगे तो बताते होंगे कि एक मुक्तक सुना रहा हूँ। मुक्तक माने उसका अर्थ उतने में ही है, उस पद तक में ही, उसके बाद कोई और सुनाएंगे तो उसका कुछ अलग अर्थ रहेगा। कोई कहेंगे बंद सुना रहा हूँ, बंद का अर्थ है प्रबंध को उन लोग बंद कहते हैं, कि मतलब 6 पद सुना रहे तो 6 पद एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से उसके अर्थों से जुड़े हुए रहेंगे, कहानी बढ़ेगी, वो है प्रबंध, उसी को बंद कहते हैं। और मुक्तक जो मुक्त रहते हैं, एक दोहा, एक चौपाई, एक कवित्त जो भी है वो अपने आप में स्वतंत्र है। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक पढ़ने वाला मुक्तक है, जैसे दोहा है, कवित्त है, सवैया है इत्यादि, इनको भी गाते हैं, ऐसा नहीं है,
धुन लय धुन बनाकर गाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए खास करके। और गेय मुक्तक जैसे गीति काव्य कि उसमें नायिका गाती रहेगी, नायक गाकर जवाब देगा, इस प्रकार का कहना चाहिए गीति काव्य वगैरह आते हैं। और इसमें दोहा, कवित्त वगैरह वगैरह आते हैं। अब हम इसको जैसे प्रबंध काव्य का उदाहरण रामचरितमानस और आल्हखंड वगैरह देखे हैं महाकाव्य में। और हाँ, एक चीज़ और देख लें, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में पाठ्य मुक्तक जो है वह लोक व्यवहार नैतिक मूल्यों को व्यक्त करता है, जबकि गेय मुक्तक जो है लय ताल आदि से निबद्ध रहता है, आत्मपरक रहती है ये जो कविता है। तो इस प्रकार से काव्य के भेद को पूरी तरह से हम जाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।